object is de Broglie waves. De Broglie waves or matter waves. De Broglie waves और matter waves. अब देखो जो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, दिस वाज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय द प्लैंक एंड आइंस्टाइन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन. सो डी ब्रॉगली सेड दैट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर नॉट ओनली implies to just radiation but also it is applicable for matter also. ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने बहुत अच्छी चीज बोली. उसने बोला कि वेव नेचर इज नॉट ओनली विद द रेडिएशन, सिर्फ रेडिएशन से ही वेव नेचर एसोसिएटेड नहीं है. वेव नेचर इज आल्सो कैन आल्सो बी एसोसिएटेड विद द मैटर, विद द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो मैटर वेव्स क्या है? मैटर वेव्स आर द वेव्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द मूविंग ऑब्जेक्ट्स. लाइक देयर इज अ बॉल इज मूविंग, बॉल मूव कर रही है तो उसके साथ भी एक उसका वेव कैरेक्टर एसोसिएट किया जा सकता है. वी कैन एसोसिएट अ वेव कैरेक्टर विद अ मूविंग ऑब्जेक्ट. दैट इज व्हाट ही टॉक्ड अबाउट. ठीक है, उसके बारे में उसने बात की यहां पे. तो लिखिए, डी ब्रॉगली सेड दैट not only radiation but particles do have wave character. Not only radiation but particles do have wave character. And their wavelength is given by lambda is equal to h upon p, where p is the momentum, linear momentum. Their wavelength is given by lambda is equal to h upon p. P is the linear momentum. तो ये आ जाएगा h upon p. P is your m into v, mass into velocity. तो उसने कहा कि this is the wavelength associated with the moving particle. क्योंकि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी होगी, मास होगा उसका, तो उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा. ठीक है, नाउ अब हमारे पास जो है तो उससे लोगों ने पूछा कि भाई व्हाई डज नॉट, तो अगर कोई बॉल मूव कर रही है तो हमें तो अगर हम किसी बॉल को फेंके प्रोजेक्टाइल मोशन तो वो बॉल तो हमें ऐसे जाते हुए नजर आती है, उसके साथ तो हमारे कोई वेव कैरेक्टर नजर नहीं आता. वी डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ वेव कैरेक्टर विद दिस. तो उसने कहा कि होता है बट वो वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि इट कैन नॉट बी व्यूड. तो उसने कहा कि जैसे मान लो कोई बॉल है, अब बॉल का मास कितना होगा? लेट अस सपोज बॉल का मास है 200 ग्राम्स की बॉल है, 200 ग्राम्स की बॉल है. मान लो उसकी वेलोसिटी, हमने उसको फेंका तो वेलोसिटी उसकी मान लो हमारे पास लेट अस सपोज 5 मीटर पर सेकंड है. ठीक है, तो ये सब जेन्युइन थिंग्स है. अगर कोई बॉल 200 ग्राम की बॉल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो अगर हम उसकी वेवलेंथ निकालें तो उसने कहा कि वो वेवलेंथ बहुत कम आएगी. h की वैल्यू डालो 6.626 into 10 to the power of -34 divided by mass. 200 grams is 0.2 kg. 0.2 kg है ना, तो यहाँ पे kg में लिखना पड़ेगा. तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो तो 5 to the 10 1 आ जाएगा. तो 6.626 into 10 to the power of -34 आएगी वेवलेंथ. तो उसने कहा कि भाई इतनी छोटी वेवलेंथ है और हमारे पास कोई भी डिवाइस नहीं है कि हम इतनी छोटी वेवलेंथ को मेजर कर सकें. ऑफ कोर्स वी कांट मेजर सच अ स्मॉल वेवलेंथ. इट्स नॉट पॉसिबल टू मेजर सच अ स्मॉल वेवलेंथ. तो उसने कहा कि व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर सच अ स्मॉल वेवलेंथ, दैट्स व्हाई जब हम किसी बॉल को फेंकते तो हमें वेवलेंथ वहां पे दिखती भी नहीं, अपीयर भी नहीं होती. वी कांट इवन मेजर इट. बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ हम कोई भी वेव कैरेक्टर एसोसिएट नहीं कर सकते. उसने कहा कि उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है. हाँ, ये बात अलग है कि वी कैन नॉट मेजर इट. दिस वाज हिज एक्सप्लेनेशन. ठीक है, बहुत कम आई है ना ये वैल्यू. ठीक है, थोड़ा सा आई थिंक लाइट चली गई है. वीडियो ठीक है दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट चली गई मेरे यहाँ पे. उमंग, इज इट फाइन और बोर्ड इज फाइन?
आ जाएगी, अभी लाइट आ जाएगी तो, है ना, अगर दिख रहा है तो देन इट्स फाइन। ओके, तो बट बहुत समय तक, अच्छा हम इसको ना समटाइम्स वी कॉल इट एज द डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस आल्सो, बिकॉज initially it was an hypothesis only, it was not a theory in the initial stages. Why? Because de Broglie gave this in 1924. 1924 में ये बात de Broglie ने कही, but we cannot prove it. उसने कहा we cannot prove it because this wavelength is so small that we will not be, even if we try to prove it, we will not be able to justify it practically. हम इसको prove नहीं कर पाएंगे practically. तो उसने कहा कि लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, अगर हमें प्रूफ कर, अच्छा प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि h की वैल्यू बहुत छोटी है, 10⁻⁻34 है। तो उसने कहा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा पार्टिकल हो जिसका मास बहुत कम हो, क्योंकि वेलोसिटी तो देखो क्या है, वेलोसिटी तो आपकी मैक्सिमम 3 × 10⁸ होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और मिनिमम 0 से लेकर 3 × 10⁸ के बीच में वेलोसिटी की तो ये कंडीशन है, उससे ज्यादा कम हो नहीं सकती। लेकिन मास बहुत कम हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो अगर यहाँ पे -31 वाली टर्म आएगी और न्यूमरेटर में -34 वाली टर्म आएगी, तो जब सॉल्व करेंगे तो वो वेवलेंथ जो है वो काफी सब्सटेंशियल आ जाएगी, मतलब मेजरेबल आ जाएगी। तो उसने कहा कि अगर हम यहां पर ये वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालें, या प्रोटॉन्स के लिए निकालें, या न्यूट्रॉन्स के लिए निकालें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए अगर ये वेवलेंथ निकालें जिनका मास ही बहुत कम होता है, जिनका मास जैसे प्रोटॉन का मास कितना होता है, वो 10⁻⁻27 में होता है, तो उसके लिए भी ये वेवलेंथ जब निकाली जाती है तो वो सब्सटेंशियल आती है, और वो इतनी होती है कि उसको मेजर भी किया जा सकता है। तो एक बॉल के लिए नहीं कर सकते, लेकिन छोटे पार्टिकल्स के लिए कर सकते हैं। तो यहां पर जो है हम लिखेंगे वेवलेंथ, है ना, या डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लैम्डा फॉर अ इलेक्ट्रॉन। तो लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। तो H/P, P इज द मोमेंटम। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि p²/2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है 2m को वहां मल्टीप्लाई करो, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, तो यहां पे डाल दो, तो आपके पास ये आ जाएगा H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास ऐसे आ गया। अच्छा, फिर काइनेटिक एनर्जी जो है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज q इंटू डेल्टा v, है ना। डेल्टा v इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो हम यहां पे पुट कर सकते हैं, इट विल बी H/√2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू q इंटू डेल्टा v, H/√2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू q इंटू डेल्टा v। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, चार्ज जो है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन, उसको भी लिख ही लेते हैं यहां पे, ठीक है, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E, वो तो हमें पता है, उसको भी अगर हम यहां पे डाल दें तो हमारे पास आ जाएगा H/√, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा H/√2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू E इंटू डेल्टा V। मैंने ये वाला दरवाजा खोला है अभी, तो आई होप कि थोड़ा लाइट आ रही होगी, थोड़ा बेटर हो गया होगा व्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसमें H मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सब कुछ कांस्टेंट है, 6.26 into 10⁻⁻34 upon √2 into mass of electron is 9.1 into 10⁻⁻31 into charge on electron is 1.6 into 10⁻⁻90 into delta V. Delta V is potential difference. ये सारी चीजें कांस्टेंट है। जब हम इन सबको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास जो आता है, हमारे पास आता है 12.27 into 10⁻⁻10
अपॉन अंडर रूट ऑफ डेल्टा वी. डेल्टा वी इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. ठीक है. और 10 to the power of minus 10 को we can write it in terms of angstrom. तो बेसिकली wavelength of electron comes out to be this much. तो lambda for electron comes out to be 12.27 upon square root of delta V angstrom. 12.27 upon square root of delta V angstrom. This is the wavelength. और ये तो एंगस्ट्रॉम में है. एंगस्ट्रॉम 10 to the power minus 10, उसमें तो हम वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं ना. तो एंगस्ट्रॉम में हम आसानी से वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं. देयर इज नो इशू इन दैट. ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. अच्छा, डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस. अच्छा, फिर 1928 में, ठीक है, 1928 में एक्चुअली इसका प्रूफ भी आ गया था. There were two scientists, Davison and Germer. They proved this thing. जो डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस है उसको उन्होंने प्रूव कर दिया था. खैर वो हम चीज नहीं देखेंगे, दैट इज नॉट आस्क्ड इन कॉम्पिटिशंस. ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. तो लेकिन आपको याद रखना, डेविसन एंड जर्मर लिख लो. डेविसन एंड जर्मर in 1928 proved the डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस. डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस का प्रूफ उन्होंने 1928 में दे दिया था कि यस इट इज ट्रू. बस इतना सा याद रख लो. उसमें क्या होता है, डेविसन एंड जर्मर एक एक्सपेरिमेंट के नाम पे, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है एक टॉपिक, बट दैट इज नॉट वी आर गोइंग टू हैंडल. ठीक है. नाउ अब हमारे पास ये है कि भाई सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही वेवलेंथ नहीं होती, किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेवलेंथ हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. ठीक है. जैसे मान लो वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन वो निकालना है, तो बस यहां पे मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो डाला जाएगा. ठीक है. तो ये आ जाएगा h अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज e इंटू डेल्टा v. इस तरीके से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. ठीक है. इसके बाद देखिए वेवलेंथ ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. अगर कोई गैस है, उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, तो उनकी भी वेवलेंथ जो है वो भी होती है. वेवलेंथ ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं और गैस इज एट टेम्परेचर T. तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 3/2 kT. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी एटम और मॉलिक्यूल, वेयर T इज द टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल. टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल मतलब कि टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, केल्विन में होता है. ठीक है. एंड K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K. तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.38 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी है, 1.38 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -23. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -23. यूनिट होती है इसकी जूल पर केल्विन. यूनिट होती है इसकी जूल अपॉन केल्विन. ठीक है. तो अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, उसके अंदर T टेम्परेचर पे कोई गैस रखी हुई है, तो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं, उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है उसके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी है. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो लैम्डा जो है, लैम्डा ऑफ गैस पार्टिकल्स, ये है h अपॉन p. ये वाला फॉर्मूला तो है ही, h अपॉन p. दिस फॉर्मूला इज देयर. ठीक है. लेकिन इसके अलावा आप इसको लिख सकते हैं h अपॉन, यहां पे आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. अब इस काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं 3/2 kT.
क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये आ रहेगी, तो आप यहां पे लिख सकते हैं h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 into mass of that particle multiplied by 3/2 times k into t। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3m k t, 3m k t। This is the wavelength of a gas atom at a particular temperature, de Broglie wavelength of a gas atom at a particular temperature like this. This is how it is done। ठीक है, चलिए अब लिखिए, क्वेश्चंस लिखिए, बस थ्योरी खत्म, de Broglie हाइपोथेसिस और मैटर वेव्स पे इतनी ही थ्योरी। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ de Broglie wavelengths of atoms, find out the ratio of de Broglie wavelengths of atoms of hydrogen and find out the wavelengths of de Broglie, find out the wavelengths of find out the ratio of de Broglie wavelengths of atoms of hydrogen gas and oxygen gas at same temperature। Hydrogen gas and oxygen gas at same temperature। ठीक है, अच्छा देखो, जो हाइड्रोजन गैस होती है H2, now it has got a molecular it is available in the molecular form, and oxygen O2 it is also available in molecular form। इसका मास होता है 2 एटॉमिक मास यूनिट, इसका मास होता है 32 एटॉमिक मास यूनिट। ये इस तरीके से होता है। अच्छा, यहां पे ये जो स्मॉल m है, ये स्मॉल m जो है ये मॉलिक्यूलर मास नहीं है। दिस स्मॉल m इज व्हाट, दिस स्मॉल m इज द मास ऑफ अ सिंगल एटम। ठीक है, लेकिन तब भी हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा ऑफ अ गैस पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल M। कैपिटल M इज द मॉलिक्यूलर मास। हम ये कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, देखो हम यहां पे एक छोटा सा काम करते हैं और वहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले में थोड़ी सी तब्दीली करूं, ठीक है, यू जस्ट सी इट केयरफुली कि मैं इसमें क्या चेंजेस ला रहा हूं इस फॉर्मूले में। मैं यहां पर इसको ऐसे लिख देता हूं, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्मॉल m इज द मास ऑफ अ सिंगल एटम, एक एटम का मास। अगर मैं इस एक एटम के मास को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करूं और एवोगाड्रोस नंबर से ही इसको डिवाइड भी कर दूं, ठीक है। एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, 6.023 into 10⁻23, मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 मोल ऑफ एटम्स जो है उस जब मैं मास स्मॉल m इंटू n करूंगा, है ना, बाकी चीजें k और t ऐसे लिख देता हूं, k और t ऐसे लिख दिया। जब मेरे पास जो है स्मॉल m इंटू n a, वो क्या होता है, वो होता है कैपिटल M। स्मॉल m इज द मास ऑफ अ सिंगल एटम, Na is the Avogadro's number, that is the mass of 1 mole of atoms, and mass of 1 mole of atoms is actually molecular mass। मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं ना ये, तो मैंने यहां पर अंडर रूट के अंदर Avogadro's नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो जो मैंने ये राउंड किया है ये कैपिटल M बन जाएगा। ये Na ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Na डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू कैपिटल M इंटू k इंटू t। तो ये फॉर्मूला ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आप यही याद रखो, ठीक है। मैं आपको क्या बताना चाहता था, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि वेवलेंथ ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल M, जो हम यहां पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये मैं जस्ट आपको प्रूफ करना चाह रहा था कि हाँ ये श्योर है, ठीक है। तो बस हमारे को यहां मॉलिक्यूलर मास पता है और इन दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, तो आप क्या करिए, लैम्डा ऑफ H2 डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ O2 इज इक्वल टू ये O2 का मॉलिक्यूलर मास ऊपर चला जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। अच्छा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2? दैट इट इज 32। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इट इज 2 अंडर रूट ऑफ दिस, तो ये कैंसिल आ जाएगा 16, अंडर रूट ऑफ 16 इज 4।
ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज हाउ मच? इट इज 4. दैट इज द आंसर. तो इस तरीके से चलो और कर लेते हैं, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. चलो इतना ही काफी है, मिल भी रहा है क्वेश्चन, इट इज सफिशिएंट. कर लेना आपने सॉल्व, मटेरियल से कर लो सॉल्व. फाइन. सो दिस कंप्लीट्स अवर दिस चैप्टर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जो है, दिस इज ओवर. ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इज ओवर. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. Okay, next topic is atomic physics. ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, डेट श्योर है. और कहां से आता है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बोहर थ्योरी से. ठीक है, बोहर थ्योरी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो देखो, एटॉमिक फिजिक्स जो है, मतलब एटम की जो फिजिक्स है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे. एटॉमिक फिजिक्स विल टॉक अबाउट एटम्स. एटम्स के बारे में जो अपने साइंटिस्ट लोग हैं वो बहुत पहले से ही एटम जो वर्ड था दैट वाज गिवन बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है, बहुत पुरानी है. ठीक है, तो डाल्टन ने एटम के बाद एटम जो वर्ड है वो कॉइन किया था. उसने बताया था कि एटम नाम की कोई चीज होती है, गैसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच आर एटम्स व्हिच आर कॉल्ड एज एटम्स. ऐसा कुछ डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कहा था. तो एवरीबॉडी वांटेड टू नो अबाउट मच मोर अबाउट एटम्स, बट वो इतने छोटे थे कि उनके बारे में वो दिखते तो थे नहीं एटम्स, और उनके बारे में कोई भी थ्योरी निकाल पाना दैट वाज क्वाइट टफ. तो बहुत समय तक एटम्स के बारे में कोई भी थ्योरी नहीं आ पाई. बट जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, सबसे पहले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स जो होते थे उनकी वजह से कई एक्सपेरिमेंट्स एटम्स के कर पाए साइंटिस्ट लोग. ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स की वजह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो पाए. तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और कुछ थ्योरीज आई एटम्स की, जिसमें सबसे पहली जो थ्योरी थी दैट वाज गिवन बाय जे थॉमसन. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आप लिखिए थॉमसन्स मॉडल. ऑफ एटम. बहुत काम की चीज नहीं है तो मैं फटाक से बताऊंगा आपको. थॉमसन जो था उसने कहा कि एटम इज स्फेरिकल इन शेप. ठीक है, वो वाटरमेलन जैसे होता है ना अपना तरबूज के जैसा बोला उसने, कि जैसे तरबूज का हरा हरा बाहर से निकाल दो और फिर अंदर से लाल और उसके अंदर काले बीज, वैसा उसने कहा कि इट इज लाइक दैट. इट इज लाइक अ वाटरमेलन जिसके अंदर काले काले बीज है. तो उसने कहा कि जो वाटरमेलन का जो लाल पोर्शन होता है वैसे ही एटम के अंदर जो ये वाला पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो वाटरमेलन के अंदर जैसे काले काले बीज होते हैं वैसे ही इसके अंदर जो ये काले काली चीजें हैं दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स. तो उसने कहा कि एटम इज बेसिकली अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड
like watermelon seeds in watermelon. और जब हम when we put this atom under a high electric field or under different conditions of pressure, then these electrons they come out. These electrons they come out of this atom. इस atom से वो बाहर निकल के आते हैं. Electrons they come out of this atom. ठीक है? और वो बाहर निकल के आते हैं and they form the a beam. ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स की बीम बनती है और उसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे उस समय, तो वो कैथोड रे से उसने जोड़ के देखा और वहां पर जो है वो कैथोड रेस बनाते हैं. तो दिस वाज द मॉडल. ठीक है? लेकिन ये मॉडल जो है इट वाज इन आई थिंक 1898. यस, 1898 में ये आया था मॉडल. ठीक है? बट दिस मॉडल वाज डिडंट लास्टेड फॉर लॉन्ग. ठीक है? व्हाई? बिकॉज इसी के ही कोई साथी था, वो उसने क्या किया, ये जो एक्सपेरिमेंट होता ना वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे उस समय पे, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते थे. ठीक है? वैक्यूम चैम्बर्स भी होते हैं, वहां पे भी एक्सपेरिमेंट्स होते थे. इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े वैक्यूम चैम्बर्स बनाए जाते थे और वर्ल्ड वॉर 2 में तो जो अपना हिटलर था, हिटलर ने इस टाइप के बहुत बड़े बड़े वैक्यूम चैम्बर्स के अंदर लोगों को डाल डाल के मारा था बेसिकली. तो बहुत साइंस का मतलब दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा हुआ है. तो इसके अंदर होता है, इसके अंदर एक्चुअली गैस को बाहर निकाल देते हैं और वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं. वैक्यूम क्रिएट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं. तो यहां पर जो है कुछ रेज चलती हुई नजर आती है. दे आर कॉल्ड एज द कैथोड रेज, समथिंग लाइक दिस. अच्छा, नेगेटिव यहां रखो, पॉजिटिव यहां रखो, ऐसे करके नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे रखो. कैथोड रेज ऐसे करके चलती हुई नजर आती है. और ये जो आपके पास है, इस प्लेट को बहुत थिन किया. ठीक है? देयर वर सम साइंटिस्ट्स, उन्होंने इस प्लेट को बहुत थिन किया. तो उन्होंने देखा कि जो कैथोड रेज हैं ये इस थिन प्लेट के उस साइड निकल जाती है. तो उन्होंने कहा कि अगर एटम इतना सॉलिड है तो इसको पार नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन. कैथोड रेज वाले इलेक्ट्रॉन्स तब तक ये एस्टैब्लिश हो गया था. ठीक है? जे थॉमसन से जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट था. जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज वगैरह निकाला था. ठीक है? तो यहां पे ये पतली प्लेट को वो पार कर जा रही थी कैथोड रेज. इस प्लेट के इस साइड पर भी इलेक्ट्रॉन्स मिले थे. तो वहां से ये चीज पता चली कि दिस मॉडल इज नॉट लाइक दिस. उसके बाद क्या हुआ, अब हमारा थोड़ा सा मेन मॉडल आता है, दैट इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड was also J.J. Thomson के साथ he was closely associated. तो उसने ये देखा कि भाई एटम इलेक्ट्रॉन्स यहां से इसको पर्स करके आगे निकल रहे हैं. तो उसने सोचा कि भाई लेट अस टेक मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल सब्सटेंस, दैट वाज गोल्ड. गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट मैलिएबल. मैलिएबल का मतलब क्या होता है, जो बहुत थिन शीट्स में, एकदम थिन शीट्स में जिसको हम बना सकते हैं. तो उसने उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. इनफैक्ट 1911 में आया था ये मॉडल. 1911 में ये मॉडल आया था, बट ही वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट्स सिंस 1905. 1905 से लेकर 1911 तक, मतलब 5-6 साल तक वो कंटिन्यूअसली उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. तो उसका एक्सपेरिमेंट क्या होता था, रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड वाज आल्सो एसोसिएटेड विद रेडियो एक्टिविटी. वो भी हम पढ़ेंगे अभी इसी यूनिट में, लास्ट टॉपिक है हमारा. तो वो क्या करता था, जैसे मान लो ये हमारे पास एक लेड है, ये लेड बॉक्स है और इस लेड बॉक्स के अंदर यहां पर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है. और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलती है, ये पता ही आपको. ठीक है? तो यहां से रेज निकलती है अल्फा, बीटा, गामा. तो वो क्या करता था, यहां पर वो एक प्लेट रख देता था पॉजिटिव चार्ज और यहां पर एक प्लेट रख देता था नेगेटिवली चार्ज. तो जो बीटा पार्टिकल्स थे वो
पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे इस तरफ बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स सीधे चले जाते थे क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, गामा फोटॉन्स, ठीक है, वो सीधे चले जाते थे। और अल्फा पार्टिकल नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज थे। तो इन तीनों पार्टिकल्स को अलग कर देता था, और यहां से जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे होते थे उनको वो बम्बार्ड करता था किसके साथ, गोल्ड फॉइल के साथ, गोल्ड की बहुत पतली सी परत के साथ। उसके लिए भी उसने एक सिस्टम बनाया हुआ था। उसने क्या बनाया हुआ था, कुछ इस टाइप का, मैं एक रफ जैसा डायग्राम बना रहा हूं। ये जो मैंने बनाया, दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्क्रीन। ये यहां पर जो है दिस इज अ स्क्रीन, और यहां से ये पार्टिकल्स एंटर किए, यहां से एंटर किए, यहां बीच में रखा होता था गोल्ड फॉइल, और वो पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से टकराते थे। अच्छा, रदरफोर्ड का कहना क्या था, रदरफोर्ड का कहना था कि उसने गोल्ड फॉइल को इतना पतला कर दिया है कि वो जो गोल्ड फॉइल है दैट इज एक्चुअली it is actually consisting of one layer of atoms only। वैसे ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी फॉइल को इतना पतला कर दो कि उसमें एक ही लेयर ऑफ एटम्स हो, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन उसका ये मानना था कि इसमें सिर्फ एक ही लेयर ऑफ एटम्स है, और उसने यहां से अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। और फिर ये जो स्क्रीन है, ठीक है, इस स्क्रीन के ऊपर उसने स्पेसिफिक मटेरियल रखा हुआ था जिसपे फ्लोरेसेंस होता था, फ्लोरेसेंस मटेरियल, जिसपे अल्फा पार्टिकल्स जब टकराते थे वहां तो वो निशान छोड़ते थे। दिस वाज हिज एक्सपेरिमेंट। तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस ली। तो उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या रही, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन देखिए। सबसे पहले उसकी ऑब्जर्वेशन ये रही कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स यहां से आ रहे हैं, 99% से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल को में से सीधा ही चले जाते हैं और वो आगे जाकर के यहां स्क्रीन में टकराते हैं। तो लिखिए, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिखिए, मोर देन 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मोर देन 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स crosses the gold foil without any deflection, crosses the gold foil without any deflection, indicating that atom is empty from inside. Atom is empty. Atom is not solid like this Thomson's model, indicating atom is empty from inside. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की एक। अच्छा, दूसरी ऑब्जर्वेशन की क्या थी, उसने एक और इंपॉर्टेंट चीज देखी कि कुछ निशान यहां पे बने हुए थे, मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए, कुछ यहां पे भी निशान बने हुए थे, यहां पे थोड़ा डिफ्लेक्ट हुए, थोड़े से यहां पे बने हुए थे, यहां डिफ्लेक्ट हुए। तो उसने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। उसने पता क्या किया, उसने एंगल निकाला। मान लो ये डायरेक्शन है अल्फा पार्टिकल की आगे की तरफ, इसके साथ ये कितने एंगल पे यहां पर कितने निशान बने हुए हैं, और ये वाला एंगल अल्फा है, या बीटा ले लेते हैं, थीटा के बाद अल्फा तो वही था, या थीटा 1 ले लेते हैं। ये एंगल थीटा 1 है, तो इस थीटा पे कितने निशान बने हुए हैं, इस पे थीटा 1 पे। मतलब उसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि अपने पाथ से डिविएट हो जाते हैं, और वो डिविएट हो जाते हैं, कितने एंगल पे वो डिविएट हो जाते हैं वो उसने नोट किया और एक ग्राफ बनाया। ठीक है, तो लिखिए पॉइंट नंबर 2 पे लिखिए, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गेट्स डिविएटेड from their original path. Some of the alpha particles gets deviated from their original path, indicating that center of the atom is positively charged. Center of the atom is positively charged.
indicating that the center of the atom is positively charged. ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ जब ये इंडिकेट हो गया। अच्छा, फिर उसने एक ग्राफ बना दिया, क्योंकि उसके पास हजारों में ऑब्जर्वेशंस थी, तो उसने बहुत मेहनत की थी, कई सालों तक उसने एक्सपेरिमेंट्स की, तो ऑब्जर्वेशन करी थी। वो ग्राफ था n वर्सेस थीटा। द ग्राफ वाज n वर्सेस थीटा। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दिस n इज नंबर ऑफ particles and theta is angle of deviation, number of particles versus angle of deviation। तो वो ग्राफ कैसा था? वो ग्राफ था इस तरीके से, like this। मतलब when angle theta was small, angle theta was 0, तो maximum particles were there, बहुत हाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, क्योंकि 99% से ज्यादा पार्टिकल्स तो आगे की तरफ ही जा रहे थे, तो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स थे। तो इसीलिए जब एंगल थीटा वाज क्वाइट क्लोज टू 0, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाज वेरी हाई। जैसे जैसे एंगल थीटा बढ़ता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आल्सो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, दिस वाज हिज ऑब्जर्वेशन, उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी। अब तीसरी ऑब्जर्वेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तीसरी ऑब्जर्वेशन के बलबूते पे उसने एक टर्म ली, दैट इज called as nucleus. Nucleus was the term given by Rutherford. तो रदरफोर्ड ने क्या बोला? रदरफोर्ड ने क्या देखा? उसने ये देखा कि यहां से जितने पार्टिकल्स भेजे जा रहे हैं, तो उसने एक रेशो निकाला कि हर 8000 पार्टिकल्स में से एक, अगर हम यहां से 8000 पार्टिकल्स भेजते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, 8000 अल्फा पार्टिकल्स भेजते हैं, उसमें से एक पार्टिकल ऐसा है जो कि यहां टकराने के बाद वापस आ जाता है एकदम, क्योंकि इस जगहों पर भी कुछ निशान मिले उसको, बहुत कम मिले, लेकिन यहां पर भी उसको निशान मिले, हर जगह पर मिले निशान, लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा था, निशान कम होते जा रहे थे, तो यहां पर भी उसको निशान मिले, जहां से अल्फा पार्टिकल्स एंटर कर रहे थे, वहीं पर जो स्क्रीन है उस पर भी उसको निशान मिले, अल्फा पार्टिकल्स के टकराने के निशान मिले। ठीक है, तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो जाने के बाद एकदम अपना पाथ रिट्रेस कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, जिसकी वजह से ये डिविएट कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, वो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर बहुत हार्ड है एंड अल्फा पार्टिकल्स कैन नॉट गो थ्रू इट। उसने कहा दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, एंड दिस रेशियो यू शुड रिमेंबर 8000 into 1। तो लिखो पॉइंट नंबर 3 लिखिए, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, almost 1 in 8000, very few alpha particles, almost 1 in 8000 was observed to be retracing its path, which indicated that the nucleus is very hard, and cannot be penetrated. Which indicated that nucleus is very hard and cannot be penetrated. ठीक है, अच्छा, अब उसने एक और चीज बताई, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। लिखिए अब जरा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
क्या बोला, उसने बोला कि जैसे ये हमारे पास गोल्ड है, ये गोल्ड का एटम है, और ये एटम के सेंटर पे उसने बोला कि एक न्यूक्लियस है, और वो न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। यहां से एक अल्फा पार्टिकल आया और वो अल्फा पार्टिकल जो एकदम न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, न्यूक्लियस उसको रोक देगा। ठीक है, क्यों रोक देगा? क्योंकि न्यूक्लियस भैया वो खुद पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव Z into E, Z is the atomic number of the gold, that is 79, तो प्लस 79E ये चार्ज है किसके ऊपर? न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड के ऊपर। अल्फा पार्टिकल के ऊपर प्लस 2E चार्ज है, 2E चार्ज, E is the charge on electron। तो वो क्या चाहता था? वो ये चाह रहा था कि भाई हम ये देखें कि इस न्यूक्लियस का साइज कितना है। तो जो आपका रदरफोर्ड है उसकी ये भी देन है, उसने बहुत एक्यूरेटली न्यूक्लियस एंड एटॉमिक साइज के बारे में बताया हमारे को। ठीक है, तो इसके ड्रॉबैक्स भी रहे रदरफोर्ड मॉडल के, लेकिन जिस एक्यूरेसी के साथ उसने न्यूक्लियर और एटॉमिक साइज के बारे में हमारे को बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है ये हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल आया ये यहां पर आया और एकदम इसके पास जाकर के रुक गया, और जो ये डिस्टेंस है इसके सेंटर से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय r0, इट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो ये उसने निकाल दिया, उसने बोला कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं इस जगह पर और उस जगह पर, दिस इज पॉइंट ए और यहां पर ये जाके रुक गया, दिस इज पॉइंट बी। तो उसने बोला टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो उसने कहा कि भाई देखो सिंपल सी बात है कि जब वो शुरुआत में आ रहा था तो यहां पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो थी, लेकिन ये न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूरी पर था तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। तो उसने कहा कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी वाज देयर, सो दैट इज के, पोटेंशियल एनर्जी वाज 0। जब यहां पे वो पहुंच गया तो वो इंस्टेंटेनियसली रुक गया, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, लेकिन उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। वो कितनी आई? ये डिस्टेंस था r0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? k q1 q2 अपॉन r। चार्जेस के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है k q1 q2 अपॉन r। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं तो k, इसका चार्ज जो था q1 दैट वाज 2e q1, और इसका जो चार्ज था दैट वाज ze q1 q2 अपॉन ये जो डिस्टेंस था, दिस डिस्टेंस वाज r0। दैट्स इट। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल की वो हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल वो हम भेज रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स को हम एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो हमें पता होती है कि काइनेटिक कितने पोटेंशियल हमने एक्सेलरेट कराया, तो काइनेटिक एनर्जी भी ऑलरेडी नो होंगे। दिस इज इक्वल टू k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो यू कैन राइट इट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू z2ze² अपॉन r0। r0 इधर ले जाओ, काइनेटिक एनर्जी उधर ले जाओ, तो r0 आ जाएगा आपके पास, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2ze² अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू गेट। और ये जो आपके पास आया इसमें आप वैल्यूज डाल दो सभी कांस्टेंट्स की, आपको पता है वैल्यूज। ठीक है, तो इसमें जब सभी कांस्टेंट्स की वैल्यूज डालते हैं तो ये जो आता है दिस इज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, फेम्टोमीटर में आता है। तो उसने बोला कि जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस ये इतना है, तो उसने कहा कि दिस डिस्टेंस, हालांकि वो ये मान रहा था कि अल्फा पार्टिकल यहां टकरा के वापस आया, लेकिन यहां टकरा के नहीं आता, थोड़ा सरफेस से पहले से ही वापस चला आता है, लेकिन उसने ये एक्यूरेटली बता दिया कि 10⁻⁻15 मीटर इतना छोटा होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर साइज इज दिस। तो 10⁻⁻15 आपने याद रखना है, दिस इज न्यूक्लियर साइज।
दिस इज न्यूक्लियर साइज। और इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट्स में जो उसने वो कंडीशन निकाली थी कि भाई हमारे पास जो है 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यहां से ऐसे ही निकल गए थे बिना किसी डिविएशन से, उस रेशो से उसने एटम के साइज को भी निकाल दिया। और एटॉमिक साइज जो उसने बताया, एटॉमिक साइज दैट वाज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। उसने बोला कि एटम्स का जो साइज होता है 10⁻⁻10, या अगर कोई छोटा होगा तो 10⁻12 भी होगा, ठीक है। बट वो इसके बारे में, वो गोल्ड के बारे में बात कर रहा था, तो वो 10⁻10 में उसका साइज होता है, दैट इज एंगस्ट्रॉम में होता है, और 10⁻15 में साइज होता है न्यूक्लियस का। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट थिंग्स गिवन बाय हिम। लेकिन उसके जब उसने क्या किया 1911 में ही गेव दिस थ्योरी, 1911 में व्हेन ही गेव दिस थ्योरी, 1906 से 1911, हाँ, तो उसने जब ये थ्योरी सामने रखी तो दो कमियां इस थ्योरी में आई। देयर वर टू थिंग्स दैट वर, देयर वर टू ड्रॉबैक्स, ठीक है। चलो उनके बारे में हम कल ही बात करेंगे।